हमारे पास एक्सरसाइज 9.2 में जो पहला सवाल है कि विच आर द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमिलर। सिमिलर के लिए तीनों एंगल्स का सेम होना जो है वो ज़रूरी है अगर ट्राइंगल की बात है, और अगर हमारे पास कोई डिफरेंट शेप है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल होना ज़रूरी है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में एक एक एंगल 90 का हो गया। अब एक एंगल 90 का है और अगर यहाँ पे एक 60 है तो अगले को दूसरे को 30 होना ज़रूरी है। लिहाजा यहाँ पे 60 और 30 होगा, और यहाँ पे 30 है तो दूसरा 60 होगा। लिहाजा तीनों जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपस में बराबर हो गए, यानी कि 90 60 30, और यहाँ पे भी 90 30 60 जो हैं वो बराबर हैं। लिहाजा ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर बराबर हैं तो फिर हमारे पास ट्राइंगल जो हैं वो आपस में सिमिलर होती हैं। इसके अलावा दूसरा जो तरीका है वो हमारे पास अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो तब भी हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2/2 1 के बराबर है और यहाँ पे भी 3/3 1 के बराबर है, यानी कि यहाँ पे जो दो साइड्स हैं ट्राइंगल की उनका जो रेशो बन रहा है वही रेशो यहाँ पे उन्हीं दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का बन रहा है। तो चूँकि 2/2 का रेशो और 3/3 का रेशो हमारे पास सेम आ रहा है, लिहाजा ये दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर हैं। यहाँ पे अगर 3 और 4 रेशो हम कर लें तो यहाँ पे भी 3/4 रेशो तो सेम आएगी, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे शेप के मुताबिक ट्राइंगल के अंदर जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं वो यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं वो 90 डिग्री के एंगल नहीं बन रहे, और यहाँ पे सारे के सारे जो एंगल्स बन रहे हैं वो 90 डिग्रीज़ के हैं। लिहाजा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स चूँकि बराबर नहीं है तो वो साइड्स का बराबर होना मैटर नहीं करता या उनका प्रोपोर्शनल होना मैटर नहीं करता, एंगल्स का बराबर होना जो है वो ज़रूरी है। यहाँ पे इस शेप से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर हैं। तो और वैसे भी चूँकि तीनों एंगल्स तीनों साइड्स इक्वल हैं तो सारे एंगल्स भी बराबर होंगे, यानी कि 60 60 के होंगे। यहाँ पे भी तीनों एंगल्स तीनों साइड्स चूँकि बराबर हैं तो एंगल 60 60 के होंगे। तो कंफर्म है कि जो हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो तो बराबर हैं, और उसके अलावा साइड्स भी प्रोपोर्शनल हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर नहीं है, लिहाजा ये दोनों जो शेप्स हैं ये आपस में सिमिलर नहीं है। अगला जो फोर्थ पार्ट है इसमें हमारे पास यहाँ पे 120 का एंगल है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो यहाँ पे ये वाला बराबर लग रहा है। उसके अलावा जो हमारे पास वन पेयर ऑफ जो साइड है 4.5/6 का रेशो और 3/4 का रेशो अगर हम कैलकुलेटर से चेक करें तो 4.5/6 जो है वो 0.75 आता है और 3/4 भी 0.75 आता है। लिहाजा जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं, इसलिए ये दोनों शेप्स भी आपस में सिमिलर हो गई। यहाँ पे जो हमको शेप्स दी जा रही हैं तो उसको भी अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो निकालने की कोशिश करें तो 2/4 इज़ 1/2 और 3/6 इज़ जो है वो भी 1/2। लेकिन इसमें अगली जो अगर हम रेशो में निकालूँ तो 4/6 इज़ 2/3 और यहाँ पे 3/4 इज़ 3/4। तो चूँकि इन दो साइड्स की जो रेशो है वो आपस में बराबर नहीं आ रही, लिहाजा हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर नहीं कह सकते। और इसी तरीके से यहाँ पे जो हमारे पास 6:8 रेशो है, 6:8 रेशो के हिसाब से हमारे पास रेशो बनती है 3/4। और यहाँ पे भी ये 12, अगर मैं इस साइड ये साइड 12 है तो ये साइड भी 12 होगी, क्योंकि रेक्टेंगल जो है वो लग रही है, लिहाजा अपोजिट साइड जो वो इक्वल होनी चाहिए। तो 12/16 से भी अगर मैं दोनों को हाफ कर लूँ तो 6/8 बनता है, यानी कि वही रेशो बनती है जो रेशो यहाँ पे हमारे पास इन दो साइड्स की बनी है। तो 6/8 और यहाँ पे भी 12/16, अगर 12 इसको इस साइड को भी हम 12 कर दें तो 12/16 इज़ आल्सो 6/8। तो चूँकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम है, लिहाजा ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर हो गए। अपना जो 7th पार्ट है, 7th पार्ट में हमारे पास ये दोनों एंगल्स 30-30 के। अब हमें 5/6 और 5/6 की रेशो और 7.5 और 9 की रेशो चेक करनी है कि वो बराबर आती हैं या नहीं। ये मैं बात कर रहा हूँ 7th पार्ट की। तो 5/6 का आंसर आता है जी 0.833, और इसी तरीके से अगर मैं 7.5 डिवाइडेड बाय 9 कर दूँ तो वो भी 0.833 आता है। लिहाजा
कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो डिवाइड करने से रेशो बन रही है वो सेम बन रही है, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल्स भी हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल्स बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमको अननोन साइड्स जो हैं वो चूँकि मालूम करनी है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स हैं सिमिलर, तो y और 8 की जो रेशो बनेगी फर्स्ट पार्ट में, वही रेशो हमारे पास 3 और 4 की भी बनेगी। तो y/8 इज इक्वल टू 3/4। इससे हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 4y इज इक्वल टू 24 और y इज इक्वल टू 24/4 विच इज़ इक्वल टू 6। तो y हमने मालूम कर लिया। इस तरीके से अब x मालूम करने की खातिर x/8 की जो रेशो है वो 5/4 की रेशो बनेगी, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स चूँकि प्रोपोर्शनल हैं, तो x/8 इज इक्वल टू 5/4 से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 4x इज इक्वल टू 40 और x इज इक्वल टू 40/4, तो x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है उसमें भी यहाँ पे चूँकि दोनों हमारे पास ट्राइंगल सिमिलर हैं, लिहाजा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो बराबर होने चाहिए। यहाँ पे जो एंगल अल्फ़ा है वो 30 के बराबर हो गया, और उसके अलावा जो हमारे पास साइड्स हैं सिर्फ अननोन अल्फ़ा ही है, तो हमारे पास सेकंड पार्ट में अल्फ़ा इज इक्वल टू 30। इसी तरीके से थर्ड पार्ट जो है उसमें जो अननोन है वो है x, तो 2/5 की जो रेशो बनेगी वो 3/x की रेशो भी बनेगी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 2x इज इक्वल टू 15, लिहाजा x की वैल्यू 15/2 हो गई। इसी तरह से फोर्थ पार्ट में हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शनल होने के हिसाब से 3/x जो है उसकी वैल्यू 6/4 के बराबर आएगी, लिहाजा यहाँ पे 6x इज इक्वल टू 12 और x की वैल्यू हमारे पास 12/6 जो है वो 2 हो गई। और इसके अलावा हमारे पास y भी अननोन है, तो y को फाइंड करने की खातिर y/6 जो है वो होगा 1/1.8 डिवाइड बाई 3, यानी कि जो रेशो y और 6 में बन रही है वही रेशो 1.8 और 3 में बन रही है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 3y इज इक्वल टू 6 इंटू 1.8 और y इज इक्वल टू 6 इंटू 1.8 डिवाइड बाई 3, 3 2 6, तो y की वैल्यू हमारे पास हो गई 3.6। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारे पास फिफ्थ पार्ट है उसकी खातिर भी हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो बनती है, a की वैल्यू मालूम करने खातिर a/3.2 जो है वो 8/6.4 बनेगा, क्योंकि a और 3.2 का रेशो और 8 और 6.4 का रेशो फिगर के हिसाब से सेम बन रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 6.4 इंटू a इज इक्वल टू 8 इंटू 3.2, तो a की वैल्यू बनी 8 इंटू 3.4 डिवाइड बाई 6.4। इसको हम कैलकुलेटर के ज़रिए से सॉल्व कर देंगे, तो a की वैल्यू हमारे पास 4.25 बनती है। और इसी तरीके से अगर हम दूसरा जो हमारा अननोन है इसमें b की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, तो b/6.4 जो हमारे पास रेशो बनती है इन दो साइड्स की, वही रेशो यहाँ पे 2.1 और 3.2 की भी बनेगी। लिहाजा यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करने की सूरत में 3.2 इंटू बी इज इक्वल टू 2.1 इंटू 6.4, और इसमें अगर मैं b की वैल्यू निकालूँ तो 2.1 इंटू 6.4 डिवाइड बाई 3.2, ये हमारे पास b की वैल्यू देता है। लिहाजा यहाँ से b की जो वैल्यू है वो हमारे पास 4.2 आ जाएगी। जो हमारे पास सिक्स पार्ट है इसमें भी अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को चेक करें तो उसके हिसाब से जो a और 5 की रेशो बनती है वही रेशो 8 और 10 की रेशो बनती है। तो 10a इज इक्वल टू 8 टाइम 5 इज़ 40, लिहाजा a की वैल्यू बनी 40/10 दैट इज़ 4। और इसके अलावा b की वैल्यू मालूम करने की खातिर b और 10 की जो हमारे पास रेशो बनती है तो वही रेशो 3 और 5 की बननी चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड के हिसाब से। तो 5b इज इक्वल टू 30, सो b इज इक्वल टू 30/5 दैट इज़ b इज इक्वल टू 6।
क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारे पास 7th पार्ट है, इसमें भी ये दो ट्राइंगल्स चूँकि हमारे पास सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को जज करने में हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि इसका राइट एंगल ट्राइंगल में जो बेस है ए अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारे पास 18 बनता है, और यहाँ पे बेस हमारे पास बनता है जी 8 और हाइपोटेन्यूज बनता है 12। अब हम अननोन ए को मालूम कर सकते हैं। 12a इज़ इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 18, सो a इज़ इक्वल टू 8 इंटू 18 डिवाइड बाई 12। 6 3s are 18, 6 2s are 12 और 2 4s are 8, लिहाजा a की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है कि ए बी बाई डी ई, बी सी बाई ई एफ, सी ए बाई एफ डी जो ये 2 के इक्वल है। तो हमको वैल्यूज़ गिवन है ए बी की, डी हमको नहीं पता, इस तरह से बी सी की वैल्यू है 8, ई एफ हमको मालूम करना है, और सी ए की वैल्यू है 4 और एफ डी हमको मालूम करना है, और ये वाली वैल्यू चूँकि 2 के बराबर है तो डी की वैल्यू जो है वो 6/2 हो जाएगी। डी 2 की जगह चला गया और 2 डी की जगह आ गया। इस तरीके से ई एफ की वैल्यू 8/2 हो जाएगी और एफ डी की वैल्यू 4/2 हो जाएगी। तो इससे हमारे पास डी की वैल्यू 3 यूनिट, ई एफ की वैल्यू 4 यूनिट्स और एफ डी की वैल्यू है हमारे पास 2 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है कि ये जो दो फिगर्स हैं ये सिमिलर हैं और इसमें हमें पोल की लेंथ मालूम करनी है। तो जो 3 और 2 की रेशो होगी वही रेशो पोल की लेंथ और इस 12 की होगी। तो यहाँ से अगर मैं पोल की लेंथ को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाता हूँ तो 2p इज़ इक्वल टू 3 इंटू 12, लिहाजा p की वैल्यू हो गई 3 इंटू 12 डिवाइड बाई 2। तो 2 6 are 12, लिहाजा पोल की लेंथ 6 times 3 is 18 जो है यूनिट्स। अब यहाँ पे यूनिट हाँ मीटर है, तो पोल की लेंथ जो हमारे पास 18 मीटर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में भी अगर x और y दोनों एंगल सेम है तो ये दोनों ट्राइंगल जो हैं हमारे पास सिमिलर हो गई। हमारा जो अननोन है वो इस रोप की लेंथ है, तो रोप को अगर मैं इस जो 12 यूनिट की लेंथ है उस पर डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे वही रेशो इस 10 मीटर, और यहाँ पे इसका जो 12 का कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे बन रहा है 8, उसके बराबर हो गया। अब रोप की लेंथ के लिए अगर हम उसको सबसे ज़्यादा फार्मूला बनाएं तो 10/8 मल्टीप्लाइड बाई 12, और इसको सिंप्लीफाई करने से 4 2s are 8, 4 3s are 12, और ये बनेगा 10 times 3 is 30, 30/2 is 15, या 2 times 5 is 10 and 15, और इसके साथ यूनिट के तौर पर हम मीटर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की जो फिगर है उस फिगर में हमको अपनी तरफ से जो है वो इसकी लेवलिंग करनी है। ये हमारे पास कनकेव लेंस है, इससे ओ ए ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर मौजूद है, और इसका जो इमेज बन रहा है दूसरी तरफ उसकी लेंथ हमने मालूम करनी है कि वो इमेज कनकेव लेंस से कितने डिस्टेंस पर बन रही है, लिहाजा हमने उसको x जो है वो डिनोट किया है। अब इमेज जो है उसकी हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट का डबल है, ये हमको गिवन है। इसका मतलब है कि अगर मैं ओ ए की लेंथ को 1 यूनिट लेता हूँ तो इमेज की लेंथ उसका 2 यूनिट हो जाएगा। अब हमारे पास ये चूँकि दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ये वर्टिकल एंगल्स बन रहे हैं जो कि दोनों आपस में इक्वल हैं, लिहाजा और ये राइट एंगल ट्राइंगल भी बन रही है, तो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होने के हिसाब से थर्ड एंगल ऑब्वियसली सेम हो जाएगा। तो जो रेशो इन दो साइड्स में बनेगी वही रेशो इन दो साइड्स में बनेगी। तो 10 की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स 1 बन रही है, और यहाँ पे x 10 और 1 की जो रेशो बनेगी वही रेशो यहाँ पे x और उसके इमेज की जो लेंथ है जो कि इसके मुकाबले में डबल है यानी कि 2 यूनिट्स है, तो x/2 हो जाएगी। यहाँ से अगर मैं x को सबसे ज़्यादा फार्मूला बनाता हूँ तो x इज़ इक्वल टू 10 times 2 is 20, तो इसमें हम यूनिट के तौर पर सेंटीमीटर जो है वो इस्तेमाल करेंगे, लिहाजा इस इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द कनकेव लेंस इज़ 20 सेंटीमीटर। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो फिगर हमको गिवन है उसमें अब उसकी लेबलिंग पहले से की हुई है। तो यहाँ पे 5 और 0.5 की जो रेशो है वही रेशो 100 की और टावर की लेंथ की है। तो
तो यहाँ से हम टावर की लेंथ मालूम करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 5 ऑफ टावर इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो टावर की लेंथ हो जाएगी 0.5 इंटू 100 डिवाइड बाय 5, ये बनता है जी 20। और इसको अगर मैं 0.5 को 5/10 कर दूं ताकि इसका डेसिमल ख़त्म हो जाए, तो 10 2s are 20, तो 5 × 2 is 10, तो 10 मीटर जो है ये हाइट आ जाएगी हमारे रिक्वायर्ड टावर की। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको अननोन जो वैल्यूज़ उनको मालूम करने हैं। इस फिगर में हमारे पास A और 2 का जो रेशो बनेगा वही रेशो 6 और 4 का बनेगा। तो उसके हिसाब से अगर मैं A को सबसे ज़्यादा फार्मूला बनाऊँ तो 4A इज़ इक्वल टू 6 × 2 is 12, लिहाजा A की वैल्यू 12/4, तो 3 यूनिट हमारे पास इसका आंसर आ गया। और यूनिट जो का सबका सेंटीमीटर है तो यहाँ पे सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 का जो बी पार्ट है उसके हिसाब से हमारा जो अननोन y है, अब अगर हम बड़े ट्राइंगल में इसकी साइड y को और जो दूसरी साइड इसकी बनती है बी ए बड़ी ट्राइंगल में वो बनती है 5 और 2 को मिला के, यानी कि 5 + 2, और जो छोटी ट्राइंगल है ई डी ए इसमें y की कॉरस्पॉन्डिंग साइड बनती है 1.5 और ये 5 + 2 की कॉरस्पॉन्डिंग साइड बनती है 2। तो इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आता है जी y इज़ इक्वल टू 1.5 डिवाइड बाई 2 और 5 + 2 7। तो इसको अगर मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करूं तो y की वैल्यू बनती है 5.25 और इसके साथ हमने सेंटीमीटर लगाना है। दूसरा जो हमारा अननोन है वो है x। तो स्मॉल ट्राइंगल में x और अगर हम 2 ले लें साइड x और 2 में जो रिलेशनशिप बन रहा है वही रिलेशनशिप बड़ी ट्राइंगल में बन रहा है x + 6 और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो बड़ी ट्राइंगल में बनती है वो 2 + 5। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास बनता है 2 + 5 7, 7x इज इक्वल टू 2x + 2 × 6 is 12, तो 7x - 2x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 7x - 2x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 12/5, लिहाजा x की वैल्यू हो गई 2.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारे पास पार्ट सी है उसमें जो ए में और 12 में रेशो बन रही है वही रेशो 20 और 15 में बनेगी। और इसको अगर हम ए को सबसे ज़्यादा फार्मूला बनाएं तो ए इज़ इक्वल टू 20/15 मल्टीप्लाइड बाय 12 और इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करने से आंसर आता है ये 16 सेंटीमीटर। डी पार्ट के लिए हमारे पास अगर मैं पहले y को फाइंड करने की कोशिश करूं तो y/3 शुड बी इक्वल टू 9/6, जिससे y की वैल्यू बनेगी 9 × 3 is 27, 27/6, तो कैलकुलेटर से याद तो ये बन जाएगा 4.5। और x की वैल्यू को मालूम करने की खातिर x और 9 में अगर मैं रेशो ले लूँ तो x/9 इज़ इक्वल टू 12। और अब 12 के साथ जब मैं इसको कंपेयर करूँगा तो सिर्फ 6 को नहीं बल्कि 6 + 9 को। उसकी वजह ये है कि x हमारे पास जो छोटी ट्राइंगल बन रही है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे 12 बन रही है, और जो छोटी ट्राइंगल में हमारे पास छोटी ट्राइंगल में हमारे पास साइड 9 बन रही है, बड़ी ट्राइंगल में उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड 6 और 9 को मिला के बन रही है। तो इसको अब मैं जब x को सबसे ज़्यादा फार्मूला बनाता हूँ तो x इज़ इक्वल टू 12/6 + 9 इज़ इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाय 9, तो ये कैलकुलेटर से आया 7.2 सेंटीमीटर। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 का फिगर है उसमें हमको मालूम करना है एंगल C। अब एंगल C के लिए हम सबसे पहले अगर एंगल E मालूम करें तो एंगल E जो है वो होगा 90 - 40। इसकी वजह यह है कि D पे बनने वाला एंगल अगर 90 है और ये 40 है तो E को 90 - 40 के हिसाब से 50 होना चाहिए। अब जो हमारे पास एंगल E है और एंगल C है ये दोनों
हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइनें जो हैं वो सी बी और ई डी आपस में पैरेलल हैं। लिहाजा अगर ये 50 है तो इसको भी 50 होना चाहिए जो सी पे बन रहा है। लिहाजा एंगल सी जो है उसकी मेजरमेंट भी हमारे पास 50 डिग्री हो गई। और जो सवाल का दूसरा हिस्सा है कि क्या सी बी ई डी के पैरेलल है, तो वो पैरेलल वाकई है। उसकी वजह यह है कि 40 बड़ी ट्रायंगल और छोटी ट्रायंगल दोनों का कॉमन एंगल हो गया। यहाँ पे डी और बी पे जो बनने वाले एंगल्स हैं वो 90 के हैं। जब दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सी और ई को वैसे भी आपस में बराबर होना चाहिए। दो ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डेंस में अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो तीसरा एंगल अल्टीमेटली इक्वल हो जाता है, क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्रायंगल 180 है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हमको जो ट्रायंगल एक्स वाई जेड गिवन है वो इक्विलेटरल है। अगर वो इक्विलेटरल है तो एक्स वाई और जेड तीनों पे 60-60 का एंगल बनेगा। हमारे पास अगर एल एम और वाई जेड आपस में पैरेलल हैं तो एंगल वाई और एंगल एल जो एल पे एंगल ए बन रहा है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल हैं। लिहाजा ए भी हमारे पास 60 बना और बी भी हमारे पास 60 बना। और चूंकि हमारे पास यहाँ पे ए भी हमने 60 साबित कर दिया तो एक्स तो पहले से ऑलरेडी 60 है, लिहाजा एक्स एल एम भी हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। उसकी वजह यह है कि जब तीनों एंगल्स आपस में बराबर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स भी आपस में बराबर होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल। और एंगल के हिसाब से हम इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि तीनों एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री से कम है। क्वेश्चन नंबर 11 की फिगर उसने लेबल नहीं की हुई तो उसकी लेबलिंग हम खुद करते हैं कि जो लॉन्गर ट्री है उसका हाइट 12 मीटर है, शॉर्टर ट्री का हाइट x मीटर है। ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पे खड़ा है तो शॉर्टर ट्री से उसका डिस्टेंस 25 मीटर है और दोनों जो ट्रीज़ हैं उनका जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। अब इसके हिसाब से हमारे पास जो शॉर्टर जो हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स हैं, जाहिर है कि ये जो हमारे पास ट्रायंगल बन रही है स्मॉल ट्रायंगल और जो बड़ी ट्रायंगल है वो आपस में सिमिलर हुई, तो x और 25 में जो रेशो बनेगा वही रेशो x की कॉरस्पॉन्डिंग साइड बड़ी ट्रायंगल में 12 है और यहाँ पे 25 की कॉरस्पॉन्डिंग साइड बड़ी ट्रायंगल में 5 + 25 है। तो उसके हिसाब से x को अगर मैं सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाता हूँ तो x = 12/15 + 25 = 30 और 25 दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको अगर हम कैलकुलेटर से करें तो इससे हमारा जो आंसर आता है वो आता है जी 10 मीटर। इसका मतलब ये है कि शॉर्टर ट्री की जो हाइट है वो 10 मीटर है।